हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। कहने का मतलब इसमें आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सॉल्व करनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, लेकिन एक कंडीशन है उसका यूज करना है आपको। कंडीशन क्या है कि आपको पहले ए बी फाइंड आउट करना है और फिर ए बी का जो रिजल्ट आएगा उसका यूज करना है इन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी इस क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो मैट्रिक्स ए क्या है? -3, -2, -4, 2, 2, 1, 1, 2, 3। ये ए मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है बी से। 1, 2, 0, -2, -1, -2 और 0, -1 और 1। इनकी हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई। जैसे ही हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, रो कॉलम, -3 + 4 + 0, -6 + 2 + 4, 0 + 4 -4। तो यहां पे अगर आप जैसे ही नोटिस करेंगे तो ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा आप जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये क्या बन जाएगा? 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? 0। इसको सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा? 0। तो हमें लग रहा है कि ये कैसी मैट्रिक्स बनने वाली है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या होंगे? 1 और बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। मैंने आपका समय बचाने के लिए यहाँ पे अब इसको डायरेक्ट यूज कर लिया। मतलब जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थोड़ा छोटा करके भी अब मैं इसको लिख ही देता हूं यहाँ पे, ठीक है, स्पेस को बचाने के लिए। ए बी विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक रिजल्ट आ गया हमारे पास, है ना? क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स के कोफिशिएंट्स को हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो 0। वाई का कोफिशिएंट -2, कॉलम वाइज लिख रहे हैं। नीचे दूसरी इक्वेशन में -1 और फिर -2। अब देखो यहाँ पे z है, ऊपर z है ही नहीं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 है तो -1 और z यहाँ पे +1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इसके मल्टीप्लाई में x, y, z, इट विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म्स 3, 2, 3, 3, 2, 3। ये बात क्लियर होगी। इस मैट्रिक्स को मैं C मान लेता हूं, ये x हो जाएगी, और ये मान लेता हूं D। तो कहने का मतलब जो फॉर्मूला बन गया CX = D। ये फॉर्मूला होता है जब भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके की रिपोर्ट। और यहां से x विल बी इक्वल टू C इनवर्स D। C जब लेफ्ट टू राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां तक हम पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हम यहां तक पहुंचेंगे आपको एक चीज नोटिस करनी है। ये जो मैट्रिक्स C है, देखो ये मैट्रिक्स कौन सी है? C। ये C मैट्रिक्स और इस B मैट्रिक्स में क्या आपको कनेक्शन लग रहा है? कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि अब अगर आप B का ट्रांसपोज कर देते हैं तो C मैट्रिक्स आ जाती है। चेक करके देखो, चेक करके देख लो। मतलब B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो C मैट्रिक्स आ जाती है। तो इस की पॉइंट को आपको याद रखना है जो हम आगे यूज करने वाले हैं। देखो, अगर ये कंडीशन ना होती तो मैं C का इन्वर्स निकाल लेता और D से मल्टीप्लाई कर देता और मेरे पास X की वैल्यू आ जाती। लेकिन फिलहाल मुझे C इन्वर्स नहीं निकालना है डायरेक्टली, C इन्वर्स निकालना है इन कंडीशंस का यूज करके। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखो यहाँ पे C है ही नहीं, तो पहले C बनाएंगे। तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है? C। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है? C। एक तो ये कंडीशन है मेरे पास कि अगर मैं B का ट्रांसपोज कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं। B का काम चाहिए, B चाहिए मुझे, B का काम हो रहा है B पे, तो मैं B को ही राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। तो यहां से हो जाएगा A =
बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतना काम हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आती है, वो ही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स रह गया, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स रह गया। अब मुझे तो सी को करना है यहाँ पे कनेक्ट, तो सी को कैसे कनेक्ट करूंगा, लेकिन मेरे पास वैल्यू तो बी ट्रांसपोज की। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। अब मैं ये वाली चीज करूंगा, तो यहां पे ए का ट्रांसपोज हो गया और बी इनवर्स का ट्रांसपोज। इनवर्स और ट्रांसपोज की जो एक्सपोनेंट में होता है तो उसको मैं चेंज भी कर सकता हूं, मतलब ट्रांसपोज तो अंदर आ जाएगा और इनवर्स चला जाएगा बाहर। इतना काम क्लियर हो गया, इतना काम क्लियर हो गया, ठीक है जी। बी ट्रांसपोज, अब मेरे पास ये चीज आ गई, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज का इनवर्स। इतना काम हो गया, ठीक है जी। और कोई समस्या इसमें, ठीक है ना। बी को मैंने क्या कर दिया, सॉरी, अब बी को तो मैं चेंज कर दिया था ना मैंने यहाँ पे बी को मैंने क्या कर दिया था, चेंज, क्योंकि बी ट्रांसपोज को मैं सी लिख सकता हूं। हाँ बिल्कुल, बन गई बात। अब देखो बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो बी ट्रांसपोज को मैं सी लिख सकता हूं। तो अब ये मेरा बन गया ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी इनवर्स। तो मेरे पास सीधी सीधी सी इनवर्स की वैल्यू आ गई ए ट्रांसपोज। तो मुझे वो लॉन्ग मेथड यहां पे नहीं करना पड़ा इस कंडीशन का यूज करके, जहां से मुझे इनवर्स निकल गया, वरना मुझे कोफैक्टर्स निकाल के, एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ता। इनवर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता था वो ये बनता था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये चीज। अब ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगाना पड़ा क्योंकि मुझे ये कंडीशन क्वेश्चन में बोला था कि आपको यूज करनी है। ए बी इज इक्वल टू आई आया था और बी ट्रांसपोज इक्वल टू सी था, हमने ऑब्जर्व किया था। ये बात क्लियर हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, अब बी ट्रांसपोज की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, बी ट्रांसपोज की जगह सी पुट कर दिया। यहां से सी पुट करने के बाद सी इनवर्स की वैल्यू ए ट्रांसपोज आ गई। तो बस अब इतना ही काम मुझे आगे कर देना है। अब मैं अपने इस मेथड को आगे बढ़ाऊंगा, मतलब यहां तक जो मेरा हो गया एक्स इज इक्वल टू सी इनवर्स डी हो गया ना। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू कितनी आने वाली, सी इनवर्स कितने के इक्वल है, ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए ये है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लिखूं ए ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहेंगे, बाकी सारी चीजें आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। -2 -4, मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये बन गया आपका ट्रांसपोज। जैसे ही ट्रांसपोज आपका बन गया, आपको मल्टीप्लाई करनी है डी के साथ। तो पहले मैं नीचे लिख लेता हूं, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 और इसकी मल्टीप्लाई डी। डी क्या है, जो कांस्टेंट टर्म्स ऑफ दीज इक्वेशन से हमने एक कॉलम मैट्रिक्स बनाई है। ये रहा 3 2 3। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, -3 की 3 से कितना आ गया, -9। अब 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इसी तरह से अब सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 + 2 + 3 -12 + 4 + 9, कितना आ गया। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 1 -1 और यहां पे क्या है 1। तो मेरे पास अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या बन गई, एक्स वाई जेड। आप क्लियरली देख सकते हैं, एक्स विल बी इक्वल टू 1, वाई विल बी इक्वल टू -1 और जेड विल बी इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके या फिर रिवाइंड करके आप समझ सकते हैं। नोटबुक और पेन ज़रूर साथ में लेके रखें जब क्लास आप लेते हैं, अदरवाइज क्लास आप भूल जाएंगे। क्लास के बाद कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन को खुद से करके देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।